टोटल नकारा कर रहा है। और ये बहुत एक्टिव इसलिए हो गया था, फिर से शायद आपको कल ही पता लगा था कि 2 डिवीज़न जो क्वेटा से इस ओर आ रही थी और चोलिस्तान के नीचे वो डिप्लॉय हो रही थी। तो ये जो हमने अटैक किया है एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन है। डेमोन्स्ट्रेशन अभी तो आप ये कह रहे कि जो मसूद अजहर उसके साथ जो लोग थे वो बड़े आश्वस्त थे कि एयर डिफेंस सिस्टम इंपॉर्टेंट है, 2 डिवीजन यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर तो स्ट्राइक हो ही नहीं सकती। ये बहुत बड़ी बात आपने की, बहुत बड़ी बात है। और ये भारत की सेना के पराक्रम को साबित करती है कि कितना प्रिसाइज अटैक कर सकते हैं, कितनी प्रोफेशनलिज्म के साथ अटैक कर सकते हैं। रजत जी, इसके साथ साथ मुरीद के को भी समझना बहुत, क्योंकि उसके आगे जो इलाका आपका सगड़गढ़ भल्च का पड़ता है वो चीज़, और उसके बाद जो मेन उनका है सियालकोट के इलाका, तो सियालकोट मेन आर्मी का कंटोनमेंट है, उसके बीच मुरीद के। तो इस इलाके में भी एडी सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम इज़ वेरी वेरी एक्टिव। दिस इज अ मेजर हब, उसको आपने भेदा है, हमने टारगेट सेट किया तो था। आप कह रहे हैं कि मुरीद को भी अटैक करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वहां एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करके प्रिसाइज मिसाइल वहां तक पहुंचाना ये बड़ी चीज है। अभी पाकिस्तान के अंदर में जो चल रहा होगा, जो उनकी एनालिसिस चल रही होगी कि हाउ इंडिया हैज एबल टू डू इट। और ये आपका देखिए 12-13 दिनों के बाद रिवोल्यूशन आया है। और एक चीज़ जो मैं कहता हूँ, अभी एक शायद सौरभ जी ने कह रहा था कि ये पहला राउंड की बात की थी। देखिए ये तो इनिशिएशन है, और मेरा अनुसार मेरा आकलन ये कहता है क्योंकि हम रिवर वाटर वॉर जो मिलिट्री डायमेंशन का हिस्सा है वो तो अभी शुरू हुआ है। मेरे ख्याल से मई के 18-19 तारीख को रावी रिवर के ऊपर में एक बहुत बड़ा डैम बना है, उसका इनॉग्रेशन है। और जब ये शुरू होगा, क्योंकि ये कहीं ख़त्म होने वाला नहीं है, कोई ऐसे सोच ले पाकिस्तान, हम अभी तक रिट्रीब्यूट केवल उन इलाकों में टेररिस्ट को चुन चुन के मारेंगे, तो उसमें कितने मरे हैं वी डू नॉट नो, उसका एक असेसमेंट। आपकी बात से 2 बातें साबित होती हैं। एक तो जहां पर हमारी सेना ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने हमले किए वो बिल्कुल सही जगहें थी और वो बहुत मुश्किल जगहें थी। उसके मदरसे पे फायर करना, देखिए ये होता है, हम 6 फिगर ग्रेट रेफरेंस करते हैं जब हम जाते हैं, इनके 8 फिगर लैटिट्यूड लैंगिट्यूड मीन्स इतना प्रिसीजन है ये, इतना कि आप उसको, यदि हमें इंफॉर्मेशन हो कि इसके अंदर में मसूद अजहर है और हाफिज सईद है, लघवी है, तो वी हैव टारगेटेड दैट। और ये मेरे ख्याल से लोग, क्योंकि पाकिस्तान को यदि बचना है तो इसको एक्सेप्ट करना। क्यों पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है ये? क्योंकि ही ऑल्सो नोज कि अभी कोई चारा नहीं। अब आप देखिएगा, भले आज के शाम तक इन लोगों ने क्या क्या चीज़ें मान लेंगे, ये सारे चीज़ मानेंगे। क्योंकि आज का ज़माना जन साहब ऐसा है ना, लोगों के पास में मोबाइल फ़ोन होते हैं, लोग कोई भी लोग उसका वीडियो बना सकते हैं, कोई भी वीडियो को अपलोड कर सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इंफॉर्मेशन फ्लो को कोई रोक नहीं सकता, कोई झूठ नहीं बोल सकता कि हमने क्या किया, और कोई झूठ नहीं बोल सकता कि वो उसका असर क्या हुआ। तो ये सारी चीजें सामने आएंगी। रजत, एक और क्वेश्चन मैं देना चाहूँगा। जी, क्वेश्चन ये है कि मैडमैन, आज के दिन में मैडमैन कौन है पाकिस्तान में? आसिफ मुनीर। अभी इस हमले के बाद आसिफ मुनीर के मुंह के ऊपर एक रैपट पड़ा है। आसिफ मुनीर के मुंह पे रैपट पड़ने का मतलब ये है कि एक रैबिड आदमी जब वो देखता है कि अभी उसका अपने ही मुल्क के अंदर थू होने वाला है, उसके ऊपर लोग इल्ज़ाम लगाएंगे कि जब तुमने इसको कराया तो क्यों करवाया, अगर करवाया तो तुमने पाकिस्तान का बेड़गर करवाया, और उसके बाद में भारत ने तुम्हें जो रैपट मारा तुमने क्या किया। तो इसलिए मेरे को ये सिर्फ अंदेशा है कि मैडमैन थ्योरी को आप जरा ध्यान में रखें, और हमें बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। कोई भी एक इरेशनल मूव फ्रॉम पाकिस्तान अगर वो करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट फिर वो होगा जो इनकी पूरी हिरार्की को ख़त्म करेगा। तो ये मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ पाकिस्तान को, अगर आप मैडमैन हैं, आपका लीडर, आपकी जो गवर्नमेंट उसके हाथ में है, तो आप संभल जाएं, आप उसको हटा दें ताकत से, नहीं तो वो आपके मुल्क की तबाही करा देगा, आपका वजूद मिटा देगा। और ये मैं सिर्फ एक पाकिस्तान की अवाम को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ, उस पागल आदमी को आप हटाएं। आपके यहाँ जो लोग सोचने वाले हैं, जिनका दिमाग काम करता है, अपने देश की भलाई चाहते हैं, आप इस पागल आदमी को हटाएं ताकत से और अपने यहाँ जमहूरियत लाएं,
आप डेमोक्रेसी लाएं। आपका जो इलेक्टेड लीडर है उसको तो जेल में बंद किया हुआ है इमरान खान, उसके साथ क्या क्या ज्यादती हो रही है वो भी पूरे जग को मालूम है। तो ये आप ऐसा मुल्क है, आप क्या आप अपने पूरी दुनिया में अपनी बेइज्जती कराना चाहते हैं? जनरल साहब, मैं आपको बीच में रोकूंगा। बड़ी खबर मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर है, पता यह लगा कि बहावलपुर में मसूद अजहर के जिस कैंप पर हमला हुआ, जिस अड्डे को बटिया मेट किया गया, उस वक्त मसूद अजहर भी मरकए रानुल्लाह में, मरकए सुहानुल्लाह में मौजूद था। जिस वक्त हमारी मिसाइल ने आतंक के इस अड्डे को निशाना बनाया, उस वक्त मसूद अजहर के साथ उसका भाई रऊफ असगर भी वहां मौजूद था। आपको याद होगा, रऊफ असगर वही शख्स है जो IC-184 विमान के हाईजैक में शामिल था। इस मिसाइल अटैक में जैश के टेरर कैंप में 60 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए लोगों में मसूद अजहर और उसके भाई रऊफ असगर के मारे जाने की खबर है, लेकिन इसे अभी कंफर्म नहीं किया जा सका है। हम इंतजार कर रहे हैं इसके कंफर्म होने का, लेकिन ये दोनों वहां थे और इस बात की पूरी संभावना है इस हमले में ये दोनों खतरनाक आतंकवादी मारे गए हों। हालांकि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि जैसे जैश का जो चीफ है वो भारत के अटैक में मारा गया है। ये बार बार पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है, लेकिन इसके कई मतलब हो सकते हैं, ये झूठ भी फैलाया जा सकता है। तो इसके कंफर्म होने का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जैश के कैंप पर, सबसे बड़े अड्डे पर अटैक हुआ है और वहां 60 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं। मसूद अजहर अगर इस हमले में मारा गया है रजत जी, तो ये तो बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। मसूद अजहर जैश-ए मोहम्मद इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, इंटरनेशनली प्रोस्क्राइब टेररिस्ट हैं। भारत की पार्लियामेंट पर हमला मसूद अजहर ने कराया, जम्मू कश्मीर के असेंबली पर हमला मसूद अजहर ने कराया। आप इसकी तस्वीरें देख रहे हैं, कई साल पुरानी तस्वीरें हैं, क्योंकि इसको पाकिस्तान ने छुपा के रखा हुआ है। इसको इतना थ्रेट बना जाता था इंडिया से, भारत से, कि भारत इसको नहीं छोड़ेगा, इसको कोवर्ट ऑपरेशन में भी मारा जा सकता है, ऐसा पाकिस्तान को डर रहता था। तो इसको बहुत सिक्योर तरीके से उसने छुपा कर रखा। सौरभ, इन दोनों कैंप्स की जो डिटेल जनरल सिन्हा ने बताई, उससे बड़ा क्लियर है कि चाहे वो अजहर मसूद हो, चाहे हाफिज सईद हो, ये जिन जगहों पर रहते थे वो कैसी सिक्योर्ड जगह थी, वो उनके पास कैसा एयर डिफेंस सिस्टम था। ये उनके जो कैंप हैं, ये जो उनके अड्डे हैं, ये जनरल साहब बता रहे थे कि कैंटोनमेंट के पास हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी का, पाकिस्तान की फौज का इनको किस कदर प्रोटेक्शन था, इसका अंदाजा हमें लग सकता है इस बात से। उस प्रोटेक्शन लाइन को तोड़कर अगर मसूद अजहर को उड़ा दिया गया है, तो ये भारत की सेना के पराक्रम की बहुत बड़ी जीत है। और अगर मसूद अजहर मारा गया है रजत जी, तो ये बदला केवल पहलगाम का नहीं है, ये IC-814 हाईजैक का भी बदला है, जिसके बदले में हमें इसको छोड़ना पड़ा था। उसमें भी एक भारतीय की हत्या की थी इन्होंने। और ये जैसी मुझे उम्मीद थी, ऐसी खबर अब कंफर्म हो गई है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव को सेना ने माना, मोदी के सुझाव को मानकर सेना ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था। और मुझे, जब मैंने नाम सुना था, मुझे इस बात में कोई शक नहीं था कि ये आइडिया सिर्फ नरेंद्र मोदी का हो सकता है। उनकी सोच इस तरह की है, जो इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम देके इस देश के इमोशन से जोड़ दिया और देश के जो 140 करोड़ लोग हैं उनकी भावनाओं का आदर किया। देवेंद्र इस पर और बता सकते हैं। जी देवेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस नाम को दिया गया और सीधा मकसद ये था, जब उन्होंने तीनों फौज को ये बोला था कि आपको ये देश का रिजॉल्व है कि आतंकवाद के खिलाफ जोरदार जवाबी कार्रवाई करनी है और आपको खुली छूट है, उस समय ही उन्होंने ये तय किया था कि वो जो इमोशन है और जो पहलगाम में हमला हुआ, जो एक मनोबल पे जो चोट पहुंचाने की कोशिश की गई आतंकवादियों के द्वारा, उसका उसी रूप में बदला लिया जाएगा, उसी रूप में जवाब दिया जाएगा। जैसे आज के जिन 9 टारगेट्स का सौरभ चयन करके जिन्हें जमींदोज किया गया है, उसमें कितने आतंकी मारे गए, उससे ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि आतंकियों के जो मंसूबे, जो मनोबल था, उसे जमींदोज किया गया है कि हम तुम्हारे घर में, तुम्हारे कैंप में घुस के तुम्हें अगर मार सकते हैं तो अंदाज़ा लगाओ कि ये धरती तुम्हारे लिए कितनी छोटी है अगर तुम हमारी तरफ आँख उठा के देखे हुए। तो इस मकसद से इस ऑपरेशन सिंदूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पूरी कल्पना कराई और उसको ये नाम दिया था। एक दूसरी चीज़ सौरभ मैं आपको बताऊं कि इस ऑपरेशन में
मुख्य रोल आर्मी और एयरफोर्स का था। आर्मी ने ड्रोन का इस्तेमाल किया है, एयरफोर्स ने स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल किया है, यानी कि मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यानी कि अलग अलग तरीके से इन कैंप को तबाह करने के लिए जो रणनीति बनाई गई है और जहाँ पे जो फिट था हमारी सेना का जो अंग, उसका इस्तेमाल किया गया और उसी का नतीजा ये रहा है कि 9 के 9 टारगेट एकदम से अचीव किए गए। और जिस मुद्दे की एक बात आप सौरभ लगातार कर रहे हैं, अंदाज़ा लगाइए कि ओसामा बिन लादेन जैसा व्यक्ति उसकी फंडिंग करता रहा हो, तो वो कैंप अपने आप में आतंकवाद की कितनी बड़ी फैक्ट्री था जिसे आज मिसाइल के द्वारा जमींदोज किया गया है। सौरभ जी बिल्कुल, तो ऑपरेशन सिंदूर नाम कहां से आया अगर आप सोच रहे थे तो अब उसका जवाब हमने आपको दिया इंडिया टीवी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन का जो नाम था वो सुझाया, सेना ने उसको स्वीकार किया और इस ऑपरेशन का नाम ऑप सिंदूर जो है वो तय किया गया। अब हम बात कर रहे थे कि मसूद अजहर क्या इस हमले में मारा गया है। उसके बहावलपुर के अड्डे पर, टेरर कैंप पर तो बहुत भीषण बमबारी हुई है, 4 मिसाइल वहां पर गिरी हैं जाकर के, ये जानकारी हमारे पास आ चुकी है। वो खुद और उसका भाई, सगा भाई, वो दोनों वहीं रहा करते थे, ये बात भी कंफर्म है। अब इतना बस इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन आए तो ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर होगी कि मसूद अजहर फाइनली मारा गया। IC-814 हाईजैक के बदले इसको भारत की जेल से हमको मजबूरी में छोड़ना पड़ा था, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट आदमी था पाकिस्तान के टेरर कॉम्प्लेक्स के लिए, इसको आप सोचिए कि ये उन लोगों में से, चंद लोगों में से एक नाम था जो हाईजैकर्स ने दिया था कि भारत इसको रिहा करे, और हमको उस वक्त मजबूरी थी, हमारा एक जहाज उनके कब्जे में था तो छोड़ना पड़ा था। लेकिन उसके बाद कभी मसूद अजहर जो है खुल के जी नहीं पाया और अब शायद उसकी आखिरी सांस का भी वक्त आ गया।